बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का सबसे जो पहला टॉपिक है 1.1 ये पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्लास 9 की ये न्यू बुक है, 2025 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो ये 2025 की किताब का जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। और इसकी ब्रांचेस केमिस्ट्री की कितनी हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस है, उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक के अंदर से, जो हमने इस पे ये जो टॉपिक 1.1 है यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ तक, इसमें हमने क्या करना है, जो मेन चीज़ है वो है केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, या डिफाइन केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, कोई सब्सटेंस है, कोई हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे है कि उसके अंदर, मैटर के अंदर जो है हमारे पास जो एलिमेंट है या कंपाउंड है वो कितनी मिकदार में है, परसेंटेजेस वाइज हम उसको देखेंगे। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, और सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं, किस तरह जुड़ के वो बना है, ये उसका स्ट्रक्चर में आ जाता है। इट आल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। केमिस्ट्री में हम किसी मैटर की जो केमिकल या फिजिकल चेंजेस हैं उसको भी देखते हैं। मतलब अगर हम किसी मैटर का केमिकल रिएक्शन कराएं तो उसके अंदर क्या चेंजिंग आएंगी, उसके अंदर उसकी शेप में क्या चेंज आएगा या उसका कलर में क्या चेंज आएगा, केमिकली उसमें क्या चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में देखते हैं। एंड लॉज एंड प्रिंसिपल विच गोवर्न दीज चेंजेस, और उन असूलों को भी हम और कवानीन को भी हम देखते हैं जो कि इस ये जो चेंजेस आती हैं इन सबको डील कर रहे होते हैं। मैटर में जो चेंज आता है ना वो हमेशा उस वक्त आता है जब वो एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है, या वो हीट को जज़ब करेगा या वो हीट को इवॉल्व करेगा, तो उसकी वजह से ना उसके अंदर चेंज आता है। अब हीट भी जो है ना ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो जब भी मैटर एनर्जी को जज़ब करेगा या खारिज करेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो आप इसको बुक पे मार्क करना चाहें, हमने इसमें क्या याद करना है, क्योंकि स्टूडेंट को ये बहुत होता है कि हमें ना निशान लगवाए जाएं बुक पे, तो मैं आपके लिए निशान लगा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आपने करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया, ये आपने कंप्लीट डेफिनेशन इसकी तैयार कर लेनी है। उसके बाद है केमिस्ट्री की ब्रांचेज। अब केमिस्ट्री की ना बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई, क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना एक बहुत ज़्यादा वसी सब्जेक्ट है, ये बहुत वसी नॉलेज है। आप इसको जो है वो एक ही केमिस्ट्री का नाम देकर स्टडी नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक को भी स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट को भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है, न्यूक्लियर को भी हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए ना साइंसदानों ने अपनी आसानी के लिए ना, ताकि हम स्पेसिफिक एरिया को अच्छे से फोकस करके पढ़ सकें, केमिस्ट्री की ना ब्रांचेस बना ली हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो ये कम्प्लेक्स और वाइडली स्प्रेड जो कि सब्जेक्ट है, इसलिए इसको समझने के लिए ना केमिस्ट्री को जो है वो ताकि हम स्पेसिफिक एरिया में कंसंट्रेट करके उसको पढ़ सकें। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दी गई हैं। दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडी, तो इन ब्रांचेस का जो है अपना एक खास स्टडी का एक एरिया है मुख्तलिफ दूसरे से। मतलब अगर आप बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को। इनऑर्गेनिक बनाई गई है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकियों को स्टडी करेंगे, तो उसमें अब हम कार्बन और हाइड्रोजन पे स्टडी नहीं कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम जस्ट इन्वायरमेंट को ही स्टडी करेंगे। इट टू अचीव द ब्रेक थ्रू एंड एडवांसमेंट, ताकि हम जो है अपना एक स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा एडवांस स्टडी कर सके, इसलिए केमिस्ट्री को जो है वो हमने बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया हुआ है। अब इसमें जो सबसे पहली ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये जो क्वेश्चन है ना, डिफाइन ब्रांच या व्हाट इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाई देयर इज नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, केमिस्ट्री को इतने ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ये उसका आंसर होगा। वैसे ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहली ब्रांच है।
अब फिजिकल केमिस्ट्री पे डायरेक्ट जो है हम डेफिनेशन पे जाने से पहले अभी मैंने आपको जैसे कि बताया मैटर के बारे में, केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। जो मैटर है वो बेसिकली क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम एटम कहते हैं। ठीक है, तो मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको एटम कहते हैं। जब बहुत सारे एटम जुड़ जाते हैं तो एटम के जुड़ने से क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फिर जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं ना तो उससे क्या बनता है, सब्सटेंसेस। अब यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें बता रही होती है कि सब्सटेंस है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करेगा। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज governing our world cause atoms and molecules show a specific characteristics and in turn react to give a huge structure related to life। एक्चुअली जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं ना तो कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो कि उनके अंदर ना एक खास किस्म की ना करेक्टरिस्टिक लेकर आते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, वो लॉज होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जब वो लॉज को फॉलो कर लेते हैं फिर वो एटम और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, जोड़ने से एक ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट द चेंज used to predict and change the rate of reaction and thus optimizing the condition to carry out the reaction on industrial scale। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक फ़ायदा ये भी है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हमने यूजफुल प्रोडक्ट हासिल करनी हो तो वो जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करना, कम या ज़्यादा करने के लिए भी हमारी मदद करती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये यूज़ भी आपने तैयार करना है। ठीक है, तो अब अगर आप बात करें इसको डिफाइन कितनी याद करेंगे, आप इसको एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे, बाकी साथ में इसका जो है ना वो यूज लिख देंगे यहाँ तक। ठीक है, तो आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज अ स्टडी of synthesis, composition, properties and structure of the element and compound that contain little or no carbon। देखिए इस डेफिनेशन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें ये लिखा गया है कि इसमें हम स्टडी करते हैं उन एलिमेंट्स और कंपाउंड को जिसके अंदर जो है या तो बहुत थोड़ी कार्बन हो या नो कार्बन हो, मतलब जिसके अंदर कार्बन ना हो, तो उसको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये इसकी ना डेफिनेशन बनेगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर जिसके जिसके हम स्टडी क्या करते हैं, जिस ऐसे एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जिसमें या तो कार्बन ना होने के बराबर होगी या बहुत कम मिकदार में होगी और बिल्कुल होगी ही नहीं। तो ऐसे कंपाउंड को स्टडी करना हम क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे तैयार किया गया, सिंथेसाइज का मतलब तैयार करना, कंपोजिशन बना किस तरह है, सारा प्रॉपर्टीज उसकी क्या स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा कुछ हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट्स, एसिड्स एंड बेस। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसमें मेटल भी हो सकती हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, या ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर होते हैं, दोनों खसूसियात पाई जाती है, एसिड और बेस भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ये आपको याद करना पड़ेगा इसका यूज कहाँ पे है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज होते हैं, मेडिसिन, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। तो ये इसके यूजेस हैं, एक बहुत जगह पे यूज हो रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं ना, तो इन सब का यूज काफी ज्यादा है। अब है ऑर्गेनिक। अब देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फर्क है, अब आपको क्लियर यहाँ से समझ आएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लिखा गया है कि हम ऐसे कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या हर उस कंपाउंड को स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कार्बन का डायरेक्ट लिंक जो है, डायरेक्ट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए। ठीक है, हम बाइकार्बोनेट्स को स्टडी नहीं कर सकते,
ठीक है, हालाँकि इसमें भी कार्बन है। कार्बन के ऑक्साइड्स को भी स्टडी नहीं कर सकते, कार्बाइड्स को भी स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो लाखों कंपाउंड है, हम सबको स्टडी नहीं करते। हम स्टडी उनको करते हैं जो डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बना रहा होता है, जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो चीज़ बनती है वो उसका डेरिवेटिव होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन का डायरेक्ट लिंक हाइड्रोजन से होता है, ठीक है? इसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स ये शामिल नहीं है। तो यहाँ तक इसकी बनती है डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। In this branch, we study structure, formation, properties and composition of reactions of carbon containing compound। तो इसके अंदर हम कार्बन वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को, कैसे बने, इसको स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आल्सो फॉर असेंशियल फॉर लाइफ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये जिंदगी के तमाम चीज़ों में पाए जाते हैं और ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जो खुराक खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप देखते हैं लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे जो है ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिनास दैट अकर इन दिस प्लेनेट। ये इस प्लेनेट पे होने वाले केमिकल और बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर है हम इसमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इन्वायरमेंट के अंदर ना बायोकेमिकल और केमिकल फिनोमिना जो अकर हो रहे हैं उसकी एग्जांपल अगर हम बात करें केमिकल फिनोमिना की, चले बात करें। जैसा कि हम हमारे यहाँ ये लोग कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं, अगर हम उसको आग लगा दें तो उसकी वजह से धुआं होगा, धुएं की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। इसको हम कहते हैं केमिकल फिनोमिना। बायोकेमिकल फिनोमिना ये है कि कोई चीज़ कोई जानदार है, बिल्ली है, कोई और कोई जानदार कौवा है, कोई भी परिंदा हो सकता है, वो मर जाता है तो आप देखते हैं कि उसकी जो बॉडी है ना उसको बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ना वहाँ पे एक स्मेल पैदा होती है, वो भी हमारे माहौल को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो ये बायोकेमिकल फिनोमिना है। तो इस तरह के केमिकल फिनोमिना और बायोकेमिकल फिनोमिना को साइंटिफिक स्टडी करने का नाम जो है वो क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। In this subject, we study sources, reactions, effects, and chemical species, fates of chemical species in the air, soil, water, environment. Without this, it would be impossible to study the effect that humans have on environment through the release of chemical। इसमें कोई इतनी बात ऐसा सच नहीं है जो कि आप याद करें। तो आप डेफिनेशन करेंगे, एक तो इसकी यहाँ तक डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद आप ये लिखेंगे इसका यूजेस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, स्कोप क्या है। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब हमारे माहौल में डिफरेंट रीजंस की वजह से पोल्यूशन हो रही है, गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, तो इन सब से हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। तो इस आलूदगी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमारी केमिस्ट्री जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच है ये इसमें हमारी जो है हेल्प भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो ब्रांच है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का तजज़िया करना, किसी चीज़ के बारे में जानना। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का ना एनालिसिस कर रहे होते हैं। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर एनालिसिस में सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मटेरियल थिंग। कोई मटेरियल है उसके अंदर जो है वो कोई स्पेसिफिक जो एलिमेंट है वो किस मिकदार में पाया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन में कितनी है, ये सारी चीज़ें जानना, आइडेंटिफाई करना कि उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके मटेरियल को सेपरेट करना, जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सोल्यूशन है, पानी और नमक का सोल्यूशन है हमारे पास बिलफर्ज, और हमें कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करें, हमें बताया नहीं जाता कि ये पानी और नमक का सोल्यूशन, हमें जस्ट पानी एक गिलास में डाल के दे दिया जाता है नमक में हल करके, और उसके अंदर नमक हल है, तो हमें कहा जाता है इसको आइडेंटिफाई करें। तो आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये किस चीज़ का सोल्यूशन है, उसके अंदर नमक अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूशन की मिकदार ज़्यादा है, नमक
की अगर ज़्यादा मिकदार होगी तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वाटर एंड साल्ट दोनों मिक्स हुए हुए हैं। तो ये सारा जो है आइडेंटिफिकेशन करना, सेपरेशन करना और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन को देखना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ तक ही बनती है जो मैंने मार्क कर दी है। बाकी ये है कि नाउ इट इज आजकल द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो फील्ड है, इसमें मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर, तो बहुत ज़्यादा जो है अब जदीद इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच छठी है वो है बायोकेमिस्ट्री। अब बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब इस दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत से जानदार पाए जाते हैं, जिसमें इंसान भी हैं, पौधे भी हैं, इसके अलावा जानवर हैं, परिंदे हैं। अब इन सब की बॉडी में ना कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ना, बेसिकली हमें हेल्प करती है उन केमिकल प्रोसेसेस को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे होते हैं, उनको समझना, उनके समझने में हमारी ये हेल्प कर रही होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ, इसमें हम लाइफ को समझते हैं थ्रू अ केमिकल प्रोसेसेस के जरिए हम लाइफ को समझते हैं। इट इज स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अहम प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस, केमिकल सब्सटेंसेस से रिलेट करते हुए, उन सब को हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब यहाँ पे जो वर्ड था लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वाइटल प्रोसेसेस, अब ये प्रोसेसेस किन को कहा जा रहा है, वाइटल प्रोसेसेस जिसमें डाइजेशन है, खुराक हजम होती है हमारे जिस्म में, ये इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अंदर जो केमिकल इन्वॉल्व हैं, केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है ना इन प्रोसेसेस के अंदर, उन सब को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद लिखा बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट, इनसाइट होता है गहराई में किसी चीज को जानना, ठीक है, डीपली स्टडी करना। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो हमारी बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। इन सब के जो फंक्शंस हैं और उनके स्ट्रक्चर हैं, ये सब के बारे में मालूमात देती है बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर वर्ड निकला है न्यूक्लियस से, तो इसमें हम क्या है, न्यूक्लियस जो एटम के अंदर पाया जाता है ना, जिसके अंदर दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मेनली पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो खुद ब खुद शुआएं खारिज करता है, ठीक है, रेडिएशन एमिट करता है। अब वो रेडिएशन एमिट करके ना किसी दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज होता रहता है। अब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है ना, वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, वो खुद ब खुद शुआएं करके, खारिज करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, ठीक है। अब वो अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो जो है वो बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से वो रेडिएशन एमिट करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना, हमें उन रिएक्शंस को, जो कि वो रिएक्शंस करते हैं रेडिएशन एमिट करके, उनको समझने में मदद देती है। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मैनी एप्लीकेशन, इसका बहुत सा इस्तेमाल कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में भी है, मेडिसिन में है, इंडस्ट्री में है, रिसर्च में है। ये आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स में बड़ी डिटेल से चीज़ें पढ़ेंगे ये वाली। तो इसमें जो अंडरलाइन जितना हुआ है, आप कम से कम इतना तो याद करें, ठीक है। बाकी अगर बायोकेमिस्ट्री का अगर आ जाए ना, यूजेस क्या है या स्कोप क्या है, फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री की वो डेफिनेशन तो ऑलरेडी अंडरलाइन हो चुकी है ना, तो ये अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन है और ये उसका यूजेस है, ठीक है। साथ में यूजेस भी करते जाएं, डेफिनेशन भी करते जाएं। यूजेस को देखें, स्कोप भी कहते हैं, एप्लीकेशंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। अब ये पॉलीमर क्या होता है, पहले ये जो वर्ड है ना पोली, पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा मिकदार में। Polymers are large molecule made by linking together a series of building blocks. अब जब छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कि वो पॉलीमर है। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बना है, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एक तो हम मोनोमर्स भी कहते हैं और दूसरा हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, लेकिन यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक लिखा गया है।
तो जब सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक लिंक हो जाती है तो उससे एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर केमिस्ट्री जो है ना, हमें बेसिकली ये पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, वो कैसे बनेगा, सिंथेसाइज कैसे होता है पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे बनते हैं, ये सारा हमें क्या बताती है, कौन बताता है, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नेचुरली अकरिंग कौन से हैं ये पॉलीमर जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड आर द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। तो ये सारे नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के तौर पे आप ये मार्क कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री। जियो कहते हैं जमीन के बारे में स्टडी करने को, ठीक है। जमीन, जियो का मतलब भी जमीन होता है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। तो अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना क्या कहलाता है, जियो केमिस्ट्री। अब देखिए जो अर्थ की कंपोजिशन है ना, ये हर जगह सेम नहीं होती। अब कोई जगह आप देखते हैं ऐसी होती हैं जहाँ पे फसलें अच्छी उगती हैं और कुछ पे अच्छी नहीं उगती। तो ऐसी जगह ज़मीन के वो हिस्से जहाँ पे नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जो है अगर अच्छी मिकदार में पाई जाए ना, तो वहाँ पे फसलें अच्छी उगती हैं, ठीक है। तो हम ये स्टडी करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन अर्थ की कैसी है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले कुदरती तौर पर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि ज़मीन के अंदर नेचुरली पाया जाए उसको हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, तो ये जियो केमिस्ट्री की बात कर रहा है कि इसके मिनरल एक्सप्लोरेशन के यूज के अलावा जियो केमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। तो बेसिकली इस लाइन में ये बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि आर्थ की कंपोजिशन जो है वो हर जगह सेम नहीं होती। कहीं पे जंगलात ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कोई एलिमेंट जो है वो ज़मीन में ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर उसको जो है ना वो मैप के ज़रिए दिखाते हैं, फिर हमें वो आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान के किस एरिया में जो है वो जंगलात ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट्री में यूज़ हो गया, इस तरह किस एरिया में जो है वो आर्सेनिक ज़्यादा है। तो आर्सेनिक जिस एरिया में ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे लोगों में कैंसर के जो है ना वो इम्कानात ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब है सूबा, उसके एक इलाका है कसूर, तो कसूर के एरिया में जो है ना आर्सेनिक ज़्यादा पाई जाती है अर्थ में, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में ना कैंसर की रेशो थोड़ी ज़्यादा है, मेडिकली देखा ये गया है। तो इस तरह ये मेडिकल रिसर्च में जो है ना हम आइडिया लगा लेते हैं जियो केमिकल मैपिंग से, जियो मैपिंग से, कि किस तरह करके जो है वो कौन से एरिया में जंगलात ज़्यादा हैं, कौन से एरिया में जो है वो लोगों में बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ से ये हम सारा कुछ किस तरह कर रहे हैं, जियो मैपिंग के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, 10वीं ब्रांच है ये। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज द मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो है केमिस्ट जो है वो देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन और ड्रग्स जो है वो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, फिर वो उसको जो है वो डिज़ाइन करते हैं, उसको बनाते हैं। इट इंक्लूड्स इन द डिस्कवरीज, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी। अब इसमें तो हम ये भी देखते हैं कि ना ये जो मेडिसिन और ड्रग्स हैं ये डिलीवर कैसे करनी है। अब देखिए जो हर मेडिसिन होती है ना वो सेम टेम्परेचर पे ना, हर टेम्परेचर पे हर मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब पोलियो की वैक्सीन की बात करें, जो पोलियो की वैक्सीन है ना वो उसका टेम्परेचर बड़ा ज़रूरी होता है मेंटेन करना। वो बनी है वहाँ से लेके उसको लगने तक, पेशेंट को लगने तक उसका टेम्परेचर जो है एक स्पेसिफिक होता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो मेडिसिन ख़राब होने का खतरा होता है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है हमें बताती है कि हमने किस तरह डिलीवर करनी है कोई मेडिसिन, टेम्परेचर कैसे उसको कंट्रोल करना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसको एब्जॉर्प्शन उसकी कैसे होगी, कैसे वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। ये सारा जो है हम किसमें स्टडी करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। उसमें ये लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन जो है हमारी बॉडी में जब चली जाती है तो उसके बाद वो कैसे रिएक्शन अंदर जाए करती है कि हमें जो है वो जो हमें बीमारी होती है वो हमारी बीमारी दूर हो जाती है मेडिसिन लेने से। उसके बाद आखिरी ब्रांच है एस्ट्रोकेमिस्ट्री।
अब ये क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस क्या? स्पेस सिंपली ये जो हमारा खला है, ठीक है, जो हमारा आसमान पे हम देखते हैं ये स्पेस है। और इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है? जो सितारों के दरमियान जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि स्पेस में और इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जाते हैं ना, उनको हम देख रहे होते हैं। In this discipline, we study the abundance and the reactions of atom, molecules, and ions in the universe and interaction of these species with radiation. अब यहाँ पे वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस होता है किसी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में पाया जाना। तो इसके अंदर हम अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आइंस। एटम मॉलिक्यूल्स और आइन जो है वो स्पेस में कितनी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, वो रिएक्शंस कैसे करते हैं, रेडिएशन से इंटरेक्शन होता है आइंस और मॉलिक्यूल्स का स्पेस में, तो वो कैसे बिहेव करती हैं, ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये थी केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस, लेक्चर 1 केमिस्ट्री, क्लास 9 न्यू बुक का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। इस चैनल पर फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हैं क्लास 9 के, आप वो भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।